दोस्तों, एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया की पब्लिक बसेस कब प्योर इलेक्ट्रिक हो जाएँगी? और उस चेंज का सबसे बड़ा फ़ायदा किसको मिलेगा? आज हम इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की कहानी समझने वाले हैं। सिर्फ बोरिंग नंबर से नहीं बल्कि चार्ट के ज़रिए एनालिसिस सीखेंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आए कि बिज़नेस की कहानी क्या है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सैटरडे से नम्मा स्टॉक मार्केट वीकली क्लासेस सीरीज स्टार्ट हो रही है। और हर थर्सडे और संडे एक फ्रेश फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो भी आएगी। चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स, फंडामेंटल एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियोस भी मिल जाएंगी। आप लिंक पर यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ओलेक्ट्रा की कहानी चार्ट्स के साथ। सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ये सिर्फ बसेस नहीं बनाते बल्कि इलेक्ट्रिकल बसेस की पॉइनर हैं। 7 मीटर्स, 9 मीटर्स और 12 मीटर की बसेस और एक हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल टिपर भी ला रहे हैं। साथ ही ये इंसुलेटर्स भी बनाते हैं जो पावर ट्रांसमिशंस के लिए यूज़ होती हैं। आपको क्या लगता है फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा कहाँ से आएगी? ईवी बसेस से या पावर इंसुलेटर से? कमेंट में बताओ। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ओलेक्ट्रा का मेजर बिजनेस प्राइवेट कंपनी से नहीं है बल्कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से यानी एसटीयूज के थ्रू होती है। मतलब उनके डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं मुंबई, पुणे, सूरत, हैदराबाद, देहरादून और अहमदाबाद। ऐसे शहरों से ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ इनका टाई अप है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और स्टेट ईवी मोबिलिटी के साथ। आप बताओ, क्या आपके शहर में इलेक्ट्रा की बसेस चल रही हैं? अगर है तो कमेंट में लिखो यस। कंपनी के पास हैदराबाद में प्लांट है बसेस का और एक इंसुलेटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। 1200 प्लस एम्प्लॉयज़ के साथ ये पूरे इंडिया में अपनी बसेस डिलीवरी कर रही है। रिटेल आउटलेट्स का सिस्टम नहीं है, मेनली गवर्नमेंट टेंडर्स और ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी एसटीयूज की जो बात की मैंने, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम होता है। चलो अब चार्ट पे देखते हैं कि रेवेन्यू का ब्रेकडाउन। FY 24-25 में 88% रेवेन्यूज बसेस से आया और 12% इंसुलेटर से। मतलब कोर बिजनेस क्लियरली बसेस से है। ई बसेस ने 77% प्रॉफिट जनरेट किया है और इंसुलेटर सिर्फ 23%। तो दोस्तों, ये क्लियर है कि जितनी ग्रोथ होगी वो बसेस के एक्सपेंशन से होगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओलेक्ट्रा का बिजनेस ज़्यादातर लोकल है। एक्सपोर्ट सिर्फ 3.8% है टर्नओवर। मतलब अभी उनका फोकस इंडिया मार्केट है। आपको क्या लगता है अगर ये एग्रेसिवली एक्सपोर्ट शुरू करें तो वैल्यूएशन और तेज़ी बढ़ सकती है? नीचे कमेंट करके बताना। मैनेजमेंट ने कहा है कि फोकस होगा। अगर मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा है कि फोकस होगा ज़्यादा से ज़्यादा टेंडर जीतना, सप्लायर को लोकलाइज करना और आफ्टर सेल्स सर्विस स्ट्रॉन्ग करना। और एक नई चीज़, इलेक्ट्रिक ट्रिपर जो कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर्स के लिए गेम चेंजर बन सकती है। पर दोस्तों, हर कहानी में रिस्क भी होते हैं। डेटर डेज 162 हैं, मतलब रिसीवेबल कलेक्शन लेट होता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस काफ़ी हाई हैं, 62% तक हैं। बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, 121 करोड़ से अभी 255 करोड़ तक पहुंच गया है। वैसे अगर ग्रीन फ्लैग्स की बात करेंगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव देखो, 5 साल में रेवेन्यू 6 गुना बढ़ गया है। मार्जिन स्टेबल्स हैं 14% पर। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.24 है, मतलब अभी सेफ जोन में है। और सबसे बड़ी बात, ईवी पॉलिसी और गवर्नमेंट पुश उनके फेवर में है। अब दोस्तों, सबसे एक्साइटिंग पार्ट फाइनेंशियल्स, और यहाँ हम सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि चार्ट्स के जरिए समझेंगे। दोस्तों, अब देखते हैं कंपनी की सबसे बड़ी कहानी सेल्स ग्रोथ की है। FY 21 में सेल्स सिर्फ 281 करोड़ थी। FY 22 में डबल से ज़्यादा होके 593 तक पहुंच गई। FY 23 में एक धमाकेदार जंप आया और सेल 1000 करोड़ क्रॉस कर गई। और FY 24 में
स्लो ग्रोथ रहा, सेल्स 1154 पर रुकी। लेकिन कंपनी FY25 में वापस अपनी स्पीड पकड़कर सेल को 1800 करोड़ तक ले गई है। मतलब सिर्फ 5 सालों में सेल्स 6.4x बढ़ चुकी है। यही प्रूफ है कि ओलेक्ट्रा का बिजनेस मॉडल फास्ट अडॉप्शन कर रहा है, स्पेशली ईवी बसेस के डिमांड की वजह से। आप बताओ, क्या आपको लगता है कि अगले 5 साल में ये सेल डबल होके 3.5 से 4,000 तक जा सकती है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखो। अब दोस्तों बात करते हैं मार्जिन्स की, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी लगती है लेकिन असली स्ट्रेंथ मार्जिन्स में ही होती है। FY21 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 7% था, मतलब प्रॉफिट मार्जिन लो था। लेकिन FY22 में कंपनी ने एकदम जंप किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% तक पहुंच गया। थोड़ा सा डिप आप देख सकते हैं, 13% तक गया है FY23 में, लेकिन दोबारा FY24 में मार्जिन को वापस 14% तक लेकर आ गया। तो मतलब पिछले 4 सालों से कंपनी ने अपने मार्जिन्स को 13-14 की हेल्दी रेंज में सस्टेन किया है। यही दिखाता है कि कंपनी सिर्फ सेल्स पुश नहीं कर रही है, बल्कि प्रॉफिट का डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रही है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों देखते हैं कंपनी की असली अर्निंग्स पावर, यानी एबिटा वर्सेस नेट प्रॉफिट। FY21 में एबिटा सिर्फ 20 करोड़ था और नेट प्रॉफिट सिर्फ 8 करोड़। अब यहाँ देखो, FY23 में बढ़कर एबिटा 100 करोड़ तक पहुँच गया और नेट प्रॉफिट 64। वैसे अगर FY24 में अगर आप देखोगे 171 तक एबिटा और नेट प्रॉफिट 94 करोड़ तक पहुँच गया। वैसे FY25 में एक धमाका हुआ जो 261 करोड़ तक एबिटा पहुंच गया और नेट प्रॉफिट 139 करोड़। 5 साल में एबिटा 13x और नेट प्रॉफिट 17x बढ़ा है। ये प्रूफ है कि कंपनी ने सिर्फ रेवेन्यू नहीं बल्कि प्रॉफिट स्केल भी एकदम स्ट्रांग बनाया है। रिजर्व्स और बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं। FY21 में रिजर्व्स 700 करोड़ के आसपास थे और सिर्फ बोरोइंग 8 करोड़ के पास। एक डेट फ्री टाइप बैलेंस शीट थी। FY21 में FY22 में रिजर्व बढ़कर 744 हो गए और बोरिंग्स भी जंप करके 67 करोड़ हो गया। वैसे अगर आप देखें FY24 में रिजर्व्स और स्ट्रांग हुए हैं 881 करोड़, लेकिन बोरिंग्स थोड़े घटकर 121 करोड़ पर आ गए। और FY25 में रिजर्व्स ने एकदम बड़ा जंप लिया 1000 करोड़, लेकिन बोरिंग्स भी 255 करोड़ हो गए हैं। मतलब क्या है, कंपनी के रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं, जो एक स्ट्रांग बैलेंस शीट को दिखाती है। लेकिन बोरिंग्स का भी एक अपटिक है, जिसका मतलब है कि कंपनी एक्सपेंशन के लिए डेट ले रही है। EPS की बात करें तो एक कहानी सुनो कि FY21 में सिर्फ 0.98 से शुरू हुई और जंप करते हुए ये FY22 में 4.31 पर पहुंच गई। आगे नहीं रुकी और ये FY23 में तेजी से ग्रो करके 7.99 हो गई है और आगे 24 में 9.3 तक पहुंच गई और FY25 में फिर से एक धमाकेदार जंप के साथ 16.92 पर आ गई है। मतलब 5 साल में EPS ऑलमोस्ट 17x बढ़ चुकी है। वो सिर्फ EPS के ऊपर होगा, क्योंकि EPS ही एक ऐसा इंडिकेटर है जो कंपनी की असली ग्रोथ की कहानी बताता है। तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वैल्यूएशन। जो सबसे पहली बात करते हैं ROC की, जो है 20.4%। मतलब कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज़ कर रही है और अच्छी रिटर्न जनरेट कर रही है। अब देखते हैं शेयर होल्डर पैटर्न। प्रोमोटर के पास 50% स्टेक्स हैं, जो एक स्टेबल है, यानी 50% से नीचे नहीं गई है, जो अच्छी बात है। FIIs के पास 5.6 और DIs के पास 0.48 है। मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल अभी भी एक्टिवली इन्वेस्टेड नहीं है। मतलब इंस्टीट्यूशन का कॉन्फिडेंस अभी उतना स्ट्रांग नहीं बना है। और बाकी 43.84 पब्लिक के पास है, जिसमें आम इन्वेस्टर्स जैसे हम और आप आते हैं।
पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है तो स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, स्पेशली न्यूज़ और मार्केट सेंटिमेंट्स के चक्कर में। तो दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी है ओलेक्ट्रा की, ईवी रेवोल्यूशन का बड़ा बेनिफिशियरी है, पर रिस्क भी है रिसीवेबल्स और रिलेटेड पार्टी सेल्स में जैसा देखा। आपको क्या लगता है, क्या ओलेक्ट्रा अगले 5 साल में मल्टी बैगर बन सकती है? कमेंट में अपना ओपिनियन लिखो। और हाँ, सैटरडे से नई वीकली क्लासेस सीरीज शुरू हो रही है जिसमें हम चार्ट्स के ज़रिए फंडामेंटल सीखेंगे और थर्सडे और संडे की नई फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो भी आएगी। तो सब्सक्राइब चैनल को कर लो, बेल आइकन को दबा दो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।